नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का एनडीसी क्लासेज के इस निःशुल्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं स्वस्थ और मस्त होंगे। आज की अपनी क्लास नंबर 4 है शैक्षिक प्रबंधन में नेतृत्व शैलियां। तो इसमें से एक क्वेश्चन लगभग उठ जाता है और हर एग्जाम के अंदर जितने भी आज एग्जाम हुए हैं 2022 के देख लो, 2024 का संस्कृत विभाग का देख लो, उसमें से क्वेश्चन अपना उठा है। और क्वेश्चन इतना ऐसा भी नहीं है कि ज्यादा टफ उठा है और सिंपल सा टॉपिक है और सिंपल से टॉपिक में से एक क्वेश्चन आ जाता है और उसको हम बिल्कुल सही कर सकते हैं। सबसे बड़ी स्टूडेंट की समस्या ये है शैक्षिक प्रबंधन के अंदर शुरुआत वाले जो 5 टॉपिक है माने जाते हैं, जो कार्य जो संकल्पना कार्य सिद्धांत आ गया, उसके बाद में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन आ गया, नेतृत्व शैलियां आ गया, निरीक्षण और पर्यवेक्षण आ गया, संस्थागत नियोजन आ गया। तो इससे संबंधित स्टूडेंट क्या है, डरता है इस चीज से, इन टॉपिकों को पढ़ने से। ये टॉपिक बिल्कुल आसान है, इनको पढ़ने से डरना नहीं है, क्योंकि आप उन पे ध्यान देते हो ज्यादा। जैसे जो राजस्थान के शैक्षिक परिदर्शी हैं, जैसे अपने RSCRT हो गया, RSTB हो गया, BSER हो गया, तो वो चीजें तो आपको याद करने की, वो तो केवल डाटा है। और डाटा को याद करने में ज्यादा परेशानी नहीं होती, क्योंकि हर कोई डाटा याद कर सकता है और डाटा से क्वेश्चन जो भी आता है वो सही भी हो जाता है लगभग, जो तैयारी कर रहा है बच्चा। लेकिन बात करें, ये चीजें समझने वाली है। अगर इनको एक बार आप पढ़ लोगे ढंग से और समझ लोगे, केवल आपके कान भी खुले होंगे, तो मैं आपके पास नोट्स है, पर केवल अगर आपके कान भी खुले होंगे ना, तो भी आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। तो आपको ज्यादा भागदौड़ करने की जरूरत नहीं होगी कि हाँ इसमें से कैसे याद करूं, क्या याद करूं, क्या याद नहीं करूं। अगर थोड़ा सा अगर आप इस पर ध्यान दे लोगे तो आपका ये टॉपिक एक क्वेश्चन राइट करवा सकता है, और एक क्वेश्चन का मतलब है 2 नंबर। 2 नंबर का आप मैं कह सकता हूं कि 2 नंबर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और 5 टॉपिक में से अगर 3 से 4 क्वेश्चन भी आ गए, तो 3 से 4 कम से कम 6 से 8 नंबर की आप बढ़त ले सकते हो आप यहाँ पर। आगे बात करते हैं, जो अपने स्कूल व्याख्याता प्रतिभा खोज परीक्षा की बात करें, तो आपको पता है ये जो परीक्षा होने वाली है 1 जून 2025 को होने वाली है, और लगभग 6 से 7 शहरों के अंदर ये परीक्षा का आयोजन होगा। और अगर आपको लगता है कि मेरी तैयारी के अंदर दम है, तो आप इसके भागीदार बनिए और आप एनडीसी क्लासेस के इस जो अपना ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, और वहां पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और फीस ज्यादा नहीं है, केवल और केवल आपकी फीस है 101 रुपए इसकी फीस रखी गई है। और 101 रुपए में आप अपनी तैयारी को परख सकते हो, और परखने के साथ साथ अपनी तैयारी को धार भी दे सकते हो। इसके अलावा अगर बात की जाए प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार और तृतीय पुरस्कार, इनको इनामी राशि दी जाएगी 11,5100 और 2100 रुपए के साथ। इसके अलावा 4 से 10 स्थान पर रहने वाले बच्चों को भी इनामी राशि दी जाएगी, वो उस समय आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा जयपुर, बीकानेर, सूरतगढ़ के अंदर टेस्ट सीरीज चल रही है, तो वहां पर आपके ये एग्जाम होगा ही। इसके अलावा बाड़मेर, सीकर, जोधपुर, नौहर, ये भी आपके सेंटर दिए गए हैं, तो वहां पर भी आपको, अगर आप चाहते हो, तो मैं तो यही कहूंगा कि आपको भाग लेना चाहिए और अपनी तैयारी को मजबूत और करना चाहिए। क्योंकि फॉर्म भरे गए हैं, लगभग 1,21,000 फॉर्म भरे गए हैं, और 1,21,000 में से ये तो है नहीं कि 1,21,000 स्टूडेंट सारी की सारी तैयारी कर रहे हैं, वो तो फॉर्म भर के रख दिया स्टूडेंट। क्योंकि सीट्स कम है, इस कारण से वैसे भी थोड़ी सी निराशा है स्टूडेंट्स के अंदर। तो उन उस चीज को क्या करना है, आपको दरकिनार करना है और इस चीज के अंदर आपको भाग लेना है और अपनी तैयारी को रखना है। क्योंकि पेपर केवल और केवल हिंदी का नहीं हो रहा है, जीके प्लस हिंदी का हो रहा है। जो अपना फर्स्ट पेपर है, जो फर्स्ट पेपर के अंदर 75 क्वेश्चन आते हैं, पूरा का पूरे रेशियो का ध्यान रखा जाएगा, जिसमें से मैनेजमेंट के क्वेश्चन, साइकोलॉजी के क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन, साइंस के, हिस्ट्री के, जियोग्राफी के, पॉलिटी के, करंट के, और इंग्लिश, हिंदी, ये सारे के सारे जो भी अपने लगते हैं टॉपिक, उनमें से सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा हिंदी के अंदर भी जितने आपके टॉपिक लगते हैं उनके अनुसार पेपर बनेगा, और शानदार पेपर बनेगा, इस बात की गारंटी देता हूं। चलते हैं आगे अपने टॉपिक पर। ये टॉपिक सबसे पहले बात करते हैं नेतृत्व शैलियों के बारे में। नेतृत्व क्या होता है? नेतृत्व वो होता है जब भी किसी संगठन के अंदर, किसी संस्था के अंदर एक नेतृत्वकर्ता की जरूरत होती है, तो उस नेतृत्वकर्ता क्या करता है, उन चीजों को किस प्रकार से संभालता है। इसी कारण से इसके अंदर नेतृत्व शैलियां लिखी गई है। नेतृत्व शैलियों से क्वेश्चन उठता है, और नेतृत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, नेतृत्व शैलियां कौन कौन सी होती है, और किस प्रकार की शैलियां होती है, नेतृत्वकर्ता क्या क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, कौन सा नेतृत्व है वो प्रसिद्ध है या फिर कह सकते हैं लाभकारी होता है, और कौन सा नेतृत्व है वो अलाभकारी होता है। इन चीजों पर आज क्या करेंगे, हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि मौजूदा समय में आपको केवल सुनना है, उसके अलावा और कुछ नहीं करना है। आपके पास नोट्स हैं और आपको केवल सुनना है। केवल सुनने से मैं कहता हूं इस अगर 40 से 50 मिनट की क्लास के अंदर आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि मौजूदा समय में विद्यालय शिक्षा विभाग एवं शिक्षा मंत्रालय में सभी प्रकार के व्यक्तियों को कार्य करना पड़ता है। आपको पता है, शैक्षिक प्रबंधन की बात करिए, शैक्षिक प्रबंधन में नेतृत्व शैलियां आपको पूछी जाती है। तो उससे संबंधित अगर बात की जाए
कि विद्यालय शिक्षा विभाग एवं शिक्षा मंत्रालय में, क्या लिखा है, शिक्षा विभाग व शिक्षा मंत्रालय में सभी प्रकार के व्यक्तियों को कार्य करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, कार्य करना पड़ता है, सभी को कार्य करना, जो भी कर्मचारी है, कर्मचारियों को क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। इनमें से कुछ व्यक्ति प्रशासक के रूप में कार्य करते हैं, वो प्रशासक के क्या कहलाते हैं, आपके नेतृत्वकर्ता कहलाते हैं या प्रबंधकारी कहलाते हैं। और अन्य व्यक्ति प्रशासक के आदेश पर कार्य करते हैं। एक प्रशासक होता है, कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, प्रशासक होते हैं, और जो अधीनस्थ होते हैं वो क्या करते हैं, उस प्रशासक के अनुसार, यानी वो कहते हैं उनके आदेश के अनुरूप कार्य करते हैं, तो वो कर्मचारी अन्य व्यक्ति हो जाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में निदेशक, विद्यालय निरीक्षक, प्रधानाचार्य, विभागाध्यक्ष, प्राध्यापक तथा कुछ वरिष्ठ अध्यापकों को प्रशासक के रूप में कर्तव्य का निभाना पड़ता है। आपको पता है निदेशक, जैसे अपने निदेशालय में निदेशक है, वो भी क्या है, प्रशासक के रूप में कार्य करते हैं, एक नेतृत्वकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। इसके अलावा विद्यालय निरीक्षक विद्यालय का निरीक्षण करते हैं, वो भी क्या करते हैं, नेतृत्वकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। प्रधानाचार्य भी करते हैं। विभाग के अध्यक्ष, विभाग जो बने हैं, अलग अलग विभाग बने हैं अपने शिक्षा विभाग के अंदर, तो वो भी क्या करते हैं, एक नेतृत्वकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। प्राध्यापक भी करते हैं, जो व्याख्याता होते हैं वो भी क्या करते हैं, एक आपके प्रशासक के रूप में कार्य करते हैं। वरिष्ठ अध्यापक भी करते हैं। तो ये सारे के सारे एक प्रकार से प्रशासक के रूप में काम करते हैं। और इन प्रशासकों के नीचे भी अधीनस्थ होते हैं, वो भी इनके आदेश पर काम करते हैं। तो इन प्रशासकों को शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण विधि, शिक्षण प्रविधि, शिक्षक व्यवहार, मूल्यांकन प्रक्रिया, समस्या और समस्या समाधान आदि का क्या करना पड़ता है, ज्ञान होना चाहिए। इन सब चीजों का अगर आप प्रशासक हो तो प्रशासक को क्या ज्ञान होना चाहिए वो चीज बताई गई है। किन किन चीज का, पाठ्यक्रम का ज्ञान होना चाहिए, पाठ्यपुस्तक का, शिक्षण विधि, शिक्षण प्रविधि, शिक्षक व्यवहार का, मूल्यांकन प्रक्रिया, समस्या और समस्या समाधान आदि का क्या होना चाहिए, आपको ज्ञान होना चाहिए। तो प्रशासक के अंदर ये गुण आपके अंदर होने चाहिए। तो ये चीजें होगी प्रशासक, या कह सकते हैं आप नेतृत्वकर्ता कह सकते हैं। प्रशासक को क्या कह सकते हैं आप, नेतृत्वकर्ता कह सकते हैं। आगे देखो, आगे लिखा है नेतृत्व की परिभाषाएं। ये परिभाषाएं इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, क्योंकि कौन कौन से हैं इसके अंदर, चार नाम दी गई, कीथ डेविस, मार्क ट्वेन और एक चेस्टर बर्नार्ड और एक आपका नाम आता है जॉर्ज टेरी। इन चारों की परिभाषाएं, और चारों की परिभाषा से लगभग वैसे तो क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन आने वाले एग्जाम के अंदर परिभाषाओं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये मुझे लगता है अब की बार। तो आपको क्या करना है, आपको इन परिभाषाओं को याद करना पड़ेगा। बिना नेतृत्व के कोई भी संगठन केवल मात्र मनुष्यों एवं यंत्रों की भीड़ है। अगर आप किसी चीज, संगठन है, संस्था है, उसका कोई नेतृत्वकर्ता नहीं है, अगर कोई नेतृत्वकर्ता नहीं है तो वो क्या होगा, केवल और केवल मनुष्यों की भीड़ जमा होगी वहां पर, या फिर कह सकते हैं यंत्रों की भीड़। जो भी आपके भौतिक संसाधन है उनकी क्या होगी, आपकी भीड़ होगी। उनको चलाने वाला एक नेतृत्वकर्ता भी होना चाहिए। ये कह रहा है, कौन कह रहा है, कीथ डेविस कह रहा है। क्या कह रहा है, केवल मात्र भीड़, भीड़ से आप क्या करना है, कीथ याद रखना है। कीथ डेविस क्या कहता है, भीड़ है किसकी, मनुष्यों एवं यंत्रों की, बिना नेतृत्व के। फिर कीथ डेविस फिर कह रहा है कि नेतृत्व वह मानवीय तत्व है। नेतृत्व क्या है, वह मानवीय तत्व है जो एक समूह को एक सूत्र में बांधे रखता है। क्या करता है, एक समूह को किस में बांधता है, सूत्र में बांधता है। कीथ क्या करता है, सूत्र में बांधता है और इसे अपने लक्ष्य की ओर क्या करता है, अभिप्रेरित करता है। एक समूह को इकट्ठा करता है, बांधता है। समूह को कभी मतलब एक प्रकार मानवीय संसाधन, जैसे स्कूल के अंदर है, विद्यालय के अंदर आपके मानवीय संसाधन है, जैसे टीचर है, छात्र है, वो सारे के सारे मानवीय संसाधन, एसएमसी के सदस्य हैं, वो सारे के सारे मानवीय संसाधन के मानवीय तत्व के रूप में कार्य करते हैं। अब उनको क्या करना है, एक समूह के रूप में एकत्रित करना है और उनका क्या करना है, उपयोग करना है, काम में लेना है। तो वो क्या कहलाता है, या फिर कह सकते हैं उनको लक्ष्य की ओर क्या करना है, अभिप्रेरित करना है। तो अभिप्रेरित करने का काम कौन करेगा, तो वो करेगा नेतृत्वकर्ता। और नेतृत्वकर्ता विद्यालय स्तर पर कौन होता है, तो प्रधानाचार्य हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजें हो जाएगी। फिर कहते हैं मार्क ट्वेन। मार्क ट्वेन की परिभाषा बड़ी इंपॉर्टेंट लगती है मुझे। वो क्या कहता है कि हिरडो, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि नेतृत्वकर्ता होना कैसा चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है कि नेतृत्वकर्ता ऐसा ना हो कि हमने किसी को बना दिया नेतृत्वकर्ता, वो चाहे उसके योग्य है चाहे न हो, तो इस प्रकार का नेतृत्वकर्ता नहीं होना चाहिए। नेतृत्वकर्ता किस प्रकार का होना चाहिए, वो चीज भी इंपॉर्टेंट होती है। तो वो चीज देखो, हिरणों की ऐसी सेना, मार्क ट्वेन क्या कहता है कि हिरणों की ऐसी सेना जिसका नेतृत्व शेर द्वारा किया जा रहा है। कि हिरणों की एक सेना है, तो हिरणों की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है, तो वो कर रहा है, शेर कर रहा है। तो नेतृत्वकर्ता यहां पर क्या है, बड़ा जबरदस्त है। शेर किसका नेतृत्व कर रहा है, हिरणों की सेना का। लेकिन बात किया जा रहा है कि हिरणों की ऐसी सेना जिसका नेतृत्व शेर द्वारा किया जा रहा हो, शेरों की उस सेना से बेहतर होती है जिसका नेतृत्व हिरण द्वारा किया जा रहा हो। सबसे बड़ी बात यहां पे नेतृत्वकर्ता की बात हो रही है, उसके पीछे सेना है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर बात की जा रही है कि नेतृत्वकर्ता इंपॉर्टेंट है या नहीं है। यहां पे हिरणों की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है,
शेर कर रहा है, और यहां पर शेरों की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है, तो हिरण कर रहा है। तो हिरण जिसका नेतृत्व करेगा वो ज्यादा शक्तिशाली होगी सेना, या फिर जिसका नेतृत्व शेर द्वारा किया जा रहा है वो शक्तिशाली होगी। तो यहां पर दिमाग की मतलब जो आपको सही मार्ग पर लेकर जाएगा वो कौन होगा, तो यहां पर शेर क्या हो सकता है, शक्तिशाली होता है, वो क्या करेगा, उस सेना से मतलब जो शेरों की सेना है उससे हिरणों की सेना को क्या बना देगा, मजबूत बना देगा, हिरणों की सेना को क्या बना देगा, मजबूत बना देगा। तो ये बात कहता है मार्क ट्वेन, और मार्क ट्वेन की ये भाषा बड़ी इंपॉर्टेंट है लगती है। फिर देखते हैं अपने चेस्टर बर्नार्ड क्या कहते हैं। चेस्टर बर्नार्ड कहते हैं कि नेतृत्व व्यक्तियों के व्यवहार के उस गुण से है, नेतृत्व व्यक्तियों के व्यवहार के उस गुण से है जिसके द्वारा वे सामूहिक प्रयास में लोगों की क्रियाओं का मार्गदर्शन करते हैं। सामूहिक प्रयास में क्या करते हैं, सामूहिक प्रयास में लोगों की क्रियाओं का मार्गदर्शन करते हैं। नेतृत्व व्यक्तियों के व्यवहार के उस गुण से है जिसके द्वारा, यानी कि सामूहिक प्रयास है, जो भी समूह है उसके प्रयास में क्या करता है, उनका क्या करते हैं, आप मार्गदर्शन करते हैं, उनकी लोगों की क्रियाओं का क्या करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। सीधी सी बात ये कह रहा है कि समूह है, उनकी क्रिया मतलब समूह द्वारा की जाने वाली क्रियाओं का क्या करना है, आपको मार्गदर्शन करना है। ये बात कहता है चेस्टर बर्नार्ड कहता है। फिर बात आती है जॉर्ज टेरी की। जॉर्ज टेरी कहता है कि नेतृत्व व्यक्तियों के एक दूसरे के उद्देश्यों के लिए स्वैच्छिक प्रयास करने हेतु प्रभावित करने की योग्यता है। कि नेतृत्व व्यक्तियों को एक दूसरे के उद्देश्यों के लिए स्वैच्छिक प्रयास, स्वैच्छिक प्रयास की बात करता है टेरी, स्वैच्छिक की बात करेगा टेरी करेगा कि नेतृत्व व्यक्तियों के एक दूसरे के उद्देश्यों के लिए स्वैच्छिक प्रयास करने हेतु प्रभावित करने की योग्यता है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि नेतृत्व क्या करता है, जो समूह है उसको एक प्रकार से क्या करता है, आपका मतलब अभिप्रेरित करता है। अभिप्रेरणा देने का काम कौन करेगा, तो नेतृत्वकर्ता करेगा। तो यहां पे सबसे बड़ी बात है कि अभिप्रेरित करने का काम कौन करेगा, प्रबंधकारी कर सकता है, और प्रबंधकारी क्या कहलाता है, आपका नेतृत्वकर्ता कहलाता है। तो ये बात क्या हो जाएगी, इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और चार परिभाषाएं हैं, किस किस की है, किस डेविस की है, फिर मार्क ट्वेन की है, चेस्टर बर्नार्ड की है, और जॉर्ज टेरी की है। ये नेतृत्व से संबंधित परिभाषाएं हैं। अगर आप इनको भी पढ़ लोगे तो इनमें से एक परिभाषा आ सकती है आपकी। फिर देखो शैक्षिक नेतृत्व की आवश्यकता। शैक्षिक नेतृत्व की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अगर बात की जाए कि शैक्षिक नेतृत्व ठीक है, शैक्षिक मतलब नेतृत्वकर्ता होना चाहिए, लेकिन उसकी आवश्यकता क्यों है। आवश्यकता इस कारण से है कि संगठन को संगठित करने के लिए, अगर आप का कोई नेतृत्व नहीं कर रहा है, क्या किसी संगठन को संगठित किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। संगठन को संगठित करने के लिए नेतृत्व की आवश्यकता होती है। फिर बात करें कि शिक्षा के उद्देश्य निर्धारण करने के लिए, अब नेतृत्वकर्ता नहीं होगा तो शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम काम कर रहे हैं, उसको निर्धारित कौन करेगा। अगर नेतृत्वकर्ता नहीं होगा तो, अगर नेतृत्वकर्ता होगा तो उसकी क्या करेगा, निर्धारण कर सकता है। नीति निर्धारण के लिए, आपको नीति निर्धारण करने के लिए भी नेतृत्वकर्ता की आवश्यकता होती है। नियंत्रण के लिए कंट्रोल भी होना चाहिए, अनुशासन भी होना चाहिए, वो चीजें भी आवश्यक हो जाती है। प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए प्रतिनिधि के रूप में भी क्या करता है, नेतृत्वकर्ता काम करता है। फिर है मानवीय संसाधनों को प्रेरणा प्रदान करने के लिए भी नेतृत्वकर्ता की आवश्यकता होती है, शैक्षिक नेतृत्व की आवश्यकता होती है। तो ये 7 पॉइंट है, और इस कारण से आपको पता चल जाएगा कि आवश्यकता क्यों है। तो संगठन को संगठित करने के लिए, शिक्षा के उद्देश्य निर्धारण करने के लिए, नीति निर्धारण करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए, और प्रतिनिधि के रूप में प्रदान के लिए या प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए, और मानवीय संसाधनों को प्रेरणा प्रदान के लिए। तो नेतृत्वकर्ता क्या करता है, प्रेरणा भी प्रदान करता है। ठीक है, तो ये चीजें हो जाएगी आपकी। फिर बात करते हैं नेतृत्व की विशेषताएं। विशेषताएं क्या है, किसकी, नेतृत्व की। अब नेतृत्व की विशेषताएं क्या है, ये बात की जाए कि नेतृत्व में अनुयायी किसको कहते हैं, अधीनस्थ किसको कहते हैं, जो निम्न कर्मचारी है। उच्च कर्मचारियों के नीचे काम कौन करते हैं, निम्न कर्मचारी करते हैं। तो निम्न कर्मचारी या अधीनस्थ कह सकते हैं, या फिर उनको अनुयायी भी कह सकते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट कर लेना, अनुयायी का होना आवश्यक है। नेतृत्व में अनुयायियों का होना आवश्यक है। अगर अनुयायी नहीं होंगे तो नेतृत्व व्यक्ति किसका करेगा, तो अनुयायी होना आवश्यक है। तथा नेता व अनुयायी के हित समान होते हैं। हित भी क्या होने चाहिए, आपके समान होने चाहिए। फिर बात की जाए कि नेतृत्व एक गतिशील प्रक्रिया है। नेतृत्व एक गतिशील प्रक्रिया है, स्थिर प्रक्रिया नहीं है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो निरंतर क्या है, चलती रहती है। गतिशील प्रक्रिया जो निरंतर चलती रहती है। नेतृत्व एक दूसरे के आपसी संबंधों पर निर्भर है, आपसी संबंधों पर। अगर आपके आपसी संबंध मजबूत होंगे तो नेतृत्वकर्ता भी क्या करेगा, प्रभाव डालेगा। अगर आपके आपसी संबंध मजबूत नहीं होंगे तो वहां पर नेतृत्वकर्ता का कोई प्रभाव नहीं दिखाई देगा। तो ये चीज भी हो जाएगी। नेतृत्व क्षमता प्राप्त एवं विकसित की जा सकती है, प्राप्त भी की जा सकती है और उसको विकसित भी की जा सकती है। प्रशिक्षण के द्वारा भी नेतृत्व क्या किया जा सकता है, वो
प्रबंधक वाली बात यहां पर आ जाएगी। जन्मजात भी होता है और अर्जित भी होता है। तो नेतृत्व क्या हो सकता है, जो जन्मजात भी होता है और अर्जित भी होता है। प्राप्त भी की जा सकती है प्रशिक्षण के द्वारा और उसको विकसित भी किया जा सकता है। फिर बात करते हैं कि नेतृत्व औपचारिक भी होता है और अनौपचारिक भी होता है। दोनों तरीके से नेतृत्व हो सकता है, औपचारिक और अनौपचारिक। फिर बात करें कि नेता में अनुयायियों को प्रभावित करने की कला होती है। अनुयायियों यानी कि जो उनके अधीनस्थ है, यानी कि कर्मचारियों को प्रभावित करने की कला भी किसमें होती है, नेतृत्वकर्ता में होती है। फिर बात करें परिस्थितियां ही नेतृत्व के लिए परीक्षण का कार्य करती है। क्या करती है, परिस्थितियां, किस प्रकार की परिस्थिति है उसके अनुसार ही नेतृत्व को क्या करती है, नेतृत्व के लिए परीक्षण का कार्य करती है। वो किस प्रकार का नेतृत्व करता है, जो नेतृत्व करता है या प्रबंधक है वो किस प्रकार का नेतृत्व करता है, ये किस पर डिपेंड करता है, जो उस समय परिस्थितियां उत्पन्न हुई है उसको वह किस प्रकार से संभालता है, वो चीजें भी इसके अंदर आ जाएगी। सभी प्रबंधक नेतृत्व नहीं कर सकते। ये चीज मेरे को इंपॉर्टेंट लगती है कि प्रबंधक, आपको कोई भी प्रबंधक बन सकता है, लेकिन हर कोई प्रबंधक नेतृत्व नहीं कर सकता है, या कह सकते हैं कि सभी प्रबंधक नेतृत्व नहीं कर सकते। नेतृत्वकर्ता का भी एक अलग से गुण पाया जाता है। तो ये बात भी क्या हो जाती है, अपनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सभी प्रबंधक नेतृत्व नहीं कर सकते। फिर आ जाती है अपने कि नेतृत्व के गुण क्या क्या होने चाहिए, नेतृत्वकर्ता के गुण क्या होने चाहिए। उसके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूं, पहल करने की सोच होनी चाहिए। सबसे पहले अगर मैं काम करूंगा तो भी पीछे जो चलने वाले अनुयायी है वो काम करेंगे। फिर सामाजिकता उसके अंदर होनी चाहिए, असामाजिक नहीं होनी चाहिए, सामाजिक होना चाहिए। अंतर्दृष्टि होनी चाहिए, यानी उसकी सूझ होनी चाहिए, उसकी आगे की जो देखने की क्षमता है वो भी होनी चाहिए कि आगे क्या इसके लाभ हो सकते हैं या फिर उसके हित क्या हो सकते हैं, वो चीजें। मौलिकता होनी चाहिए, वो खुद आगे होकर उस चीज को काम कर सकता है, यानी मौलिकता दर्शाता है। तो वो चीजें भी किसको प्रभावित करती है, अनुयायियों को प्रभावित करेगी। सावधानी बिल्कुल होनी चाहिए, हर चीज के अंदर रिस्क लेने से काम नहीं चलेगा। मतलब उन काम के अंदर सावधानी बरतनी भी चाहिए। फिर वाक्पटुता, यानी कि उसकी बोली से भी प्रभावित होना चाहिए। आप किसी अनुयायी को समझा रहे हो तो उसकी बात से लगना चाहिए कि हाँ ये जो कह रहा है नेतृत्वकर्ता वो बात सही कह रहा है। तो वाक्पटुता यानी कि उस समझाने की चीज होनी चाहिए। प्रसिद्धि प्राप्त होना चाहिए। निर्णय शक्ति भी होनी चाहिए। ये ना हो कि निर्णय किसी और पर छोड़ दिया जाए, ये नहीं, निर्णय खुद कौन करेगा, खुद नेतृत्वकर्ता करेगा। संप्रेषण कौशल, उसके अंदर जो बोलने की शक्ति है, संप्रेषण यानी कि जो बोल रहा है उसको समझाने का तरीका क्या होना चाहिए, सबसे बेस्ट होना चाहिए। वो सारी चीजें क्या आ जाएगी, आपके नेतृत्व के गुण के अंदर आ जाएगी। फिर बात करते हैं शैक्षिक नेतृत्व के प्रकार। अब प्रकार कौन कौन से हैं ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना कि सारे के सारे जो शैक्षिक नेतृत्व के प्रकार हैं और ये प्रकार किस प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजें। निरंकुश नेतृत्व सबसे पहले आता है, निरंकुश नेतृत्व। इसके अंदर नेतृत्वकर्ता क्या करता है, केवल अपनी चलाता है, या कह सकते हैं कि वो सब पर एक प्रकार से निरंकुश रखता है, अंकुश लगा के रखता है, तो वो निरंकुश नेतृत्व हो जाएगा। इस नेतृत्व के स्वरूप में नेता अपने अनुयायियों या यानी कि कर्मचारियों या टीम सदस्यों पर अत्यधिक नियंत्रण रखता है, कंट्रोल रखता है। कौन रखता है, नेतृत्वकर्ता। इसके अंदर वो अपनी टीम के ऊपर, अपने अनुयायियों के ऊपर, अपने कर्मचारियों के ऊपर क्या रखता है, कंट्रोल रखता है, रखने का प्रयास करता है। इस नेतृत्व को अधिकांश लोग पसंद नहीं करते, यानी कि जोर जबरदस्ती वाली बात होगी यहां पर। तो जब नेतृत्वकर्ता क्या करेगा कि हाँ वो बैठा रहेगा और सबको कहेगा कि हाँ तू ये काम कर, 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 यानी कि वो सबको काम बताएगा, ये करना है, ये करना है, ये करना है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि वो टारगेट देगा सबको। तो टारगेट वाले काम किसी को पसंद नहीं आते हैं। फिर बात करते हैं लोकतांत्रिक नेतृत्व। इस नेतृत्व में अधिक निर्णय लोकतांत्रिक नेता ही करता है, यानी नेता क्या करता है, उसका निर्णय लेता है कि हाँ ये काम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यह नेतृत्व कर्मचारियों को संतुष्टि प्रदान करता है। ये बात है। लोकतांत्रिक नेतृत्व क्या होता है, लोकतांत्रिक नेतृत्व वो होता है इसके अंदर एक राज्य, मतलब एक प्रकार के से अपने जो देश है जो लोकतांत्रिक तरीके से चलता है, प्रधानमंत्री जैसे हैं अपने। लेकिन क्या वो निर्णय केवल वही ले सकते हैं, नहीं, उनके साथ साथ जो भी मीटिंग होती है, बैठक होती है, तो उसके अंदर कई लोग और भी शामिल होते हैं, वो कई लोग मिलकर उस चीज का फैसला लेते हैं। तो इसके अंदर कर्मचारियों को संतुष्टि, यानी कि उन कर्मचारियों से एक प्रकार से परामर्श ली जाती है, फिर उसके बाद वो फैसला लेता है। फैसला तो कौन लेता है, यहाँ पे लोकतांत्रिक नेतृत्व करता ही लेता है, लेकिन वो सबकी संतुष्टि के बाद फैसला लिया जाता है। ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है। और यहाँ पर कोई संतुष्टि मायने नहीं रखती है, क्योंकि जो लोग पसंद नहीं करेंगे वहां संतुष्टि किस प्रकार की। फिर बात करते हैं नौकरशाही नेतृत्व। नौकरशाही नेतृत्व क्या कहता है कि इसमें नेतृत्वकर्ता कठोर नियमों व निर्देशों से बंधा होता है। नौकरशाही का मतलब ये होता है कि वह
केवल और केवल नियम बना दिए जाते हैं पहले कि हाँ ये नियम है आपके पास और इनके अनुसार ही आपको चलना है और इनके अनुसार ही आपको क्या करना है, काम करना है। तो इसमें नेतृत्वकर्ता खुद क्या होता है, वो नियमों से बंधा होता है। नेतृत्वकर्ता खुद उसके अंदर नियमों से बंधा है और अपने कर्मचारियों से भी वह यही उम्मीद करता है कि आपको क्या करना है, इन नियमों के अनुसार ही काम करना है। इसमें कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि वह नियमों व निर्देशों को दृढ़ता से पालन करें। इसमें किसी प्रकार के निर्णय लेने व पहल करने की छूट नहीं दी जाती। आपको किसी प्रकार के निर्णय लेने की छूट नहीं दी जाती है। आपकी सोचने विचारने की शक्ति भले ही कितनी हो, आपको पहल करने की भी छूट नहीं है। आपको तो केवल और केवल नियमों के आधार पर ही आपको काम करना पड़ेगा। तो वो क्या कहलाएगा, आपका नौकरशाही नेतृत्व कहलाएगा। फिर है अहस्तक्षेप नेतृत्व। अहस्तक्षेप नेतृत्व, और ये क्या कहता है, या अहस्तक्षेप यानी कि आपको इसके अंदर किसी प्रकार का अड़ंगा नहीं लगाना है, किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना है। तो वो क्या कहलाएगा, आपका अहस्तक्षेप नेतृत्व। ये कहता है इसमें नेता केवल अनुवीक्षक होता है, केवल देखता है, केवल देखता है। जैसे कर्मचारी काम कर रहे हैं तो वो बैठा है, वो देखेगा कि हाँ कौन काम कर रहा है, कौन काम है नहीं कर रहा, तो वहां पर अहस्तक्षेप होगा। यानी आपको केवल बैठे बैठे देखना है, अनुवीक्षण करना है, इसके अलावा आपको कोई काम नहीं करना, जाके बताना नहीं है कि हाँ ये कर रहा है। इसमें क्या देखोगे, इसमें नेता केवल अनुवीक्षक होता है, लेकिन यह तभी सफल होता है जब कर्मचारी कुशल व अनुभव प्राप्त हो। यानी इसके अंदर कर्मचारी किस प्रकार के होने चाहिए, कर्मचारी आपके अनुभवी होने चाहिए, योग्य होने चाहिए और कुशलता उनके अंदर कुशलता होनी चाहिए। तो तभी आपका ये काम हो सकता है, सफल हो सकता है। इसमें कर्मचारियों पर नियंत्रण नहीं होता, कर्मचारियों पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होगा। वो अनुभव के आधार पर कर्मचारी क्या करेंगे, अनुभव के आधार पर ही, अपनी योग्यता के आधार पर ही क्या करेंगे, वो काम को अंजाम देंगे। फिर आता है सेवक नेतृत्व। यानी इसके अंदर नेतृत्व, अहस्तक्षेप नेतृत्व के अंदर आप क्या आता है कि नेता क्या करता है, जब उससे राय मांगी जाएगी तभी वह जाकर उसमें राय देगा, या फिर उसको लगेगा कि हाँ ये राय देनी बहुत जरूरी है तभी वह जाकर राय देगा, अन्यथा वह राय किसी प्रकार की राय नहीं देगा। फिर आता है सेवक नेतृत्व। यह क्या कहता है, इस प्रकार के नेतृत्व में नेता की पहचान करना मुश्किल होता है। क्यों होता है, क्योंकि वह खुद कर्मचारियों के बीच काम कर रहा होता है। तो सेवक नेतृत्व मतलब जो नेतृत्व करता है वो खुद बीच के अंदर जाकर काम करता है, वो पता ही नहीं चलता कौन नेतृत्व करता है कौन नहीं है। मतलब ठीक है, यह लोकतांत्रिक नेतृत्व के समान ही होता है। इसमें नेता किसी संगठन में किसी भी स्तर पर हो सकता है, इसमें नेता किसी संगठन में किसी भी स्तर पर हो सकता है। जरूरी नहीं है वह प्रशासक के रूप में ही काम करे या प्रबंधकारी हो, सभी प्रबंधक के रूप में ही काम करे, बिल्कुल नहीं। वह नेतृत्वकर्ता जो क्या करें, जो अन्य कर्मचारी हैं उनके साथ मिलकर काम करे और उनको पता भी नहीं चले कि कौन नेतृत्व करता है कौन नेतृत्व करता नहीं है, वही कहलाता है सेवक नेतृत्व। यानी कि सेवा करता है तो वो सेवक नेतृत्व कहलाएगा आपका। फिर बात करते हैं जनोन्मुखी नेतृत्व। जनोन्मुखी नेतृत्व ये इंपॉर्टेंट है, देखो क्या कहता है ये, इस प्रकार के नेतृत्व में कर्मचारियों को संगठित करने, उनकी सहायता करने, उनका विकास करने पर अधिक बल दिया जाता है। इसमें पूरे समूह का कार्य अत्यंत सशक्त होता है। यानी कि इसमें जो कर्मचारी है उनकी भावनाओं को ध्यान में रखा जाता है, उनका क्या किया जाता है, विकास किया जाता है, उनको संगठित करने, उनकी सहायता की जाती है जनोन्मुखी। यानी एक प्रकार से जो जनोन्मुखी है मतलब जो कर्मचारी है उनका विकास देखा जाता है, उनके आधार पर काम किया जाता है। ठीक है, तो ये जनोन्मुखी हो जाता है। इसमें पूरे समूह का कार्य अत्यंत सख्त होता है। सख्त मतलब यानी मजबूत होता है काम। अगर आप जनोन्मुखी नेतृत्व के आधार पर होगा तो काम तो किस प्रकार का होगा, सशक्त होगा ही। इस प्रकार के नेतृत्व में कर्मचारियों को संगठित करने, उनकी सहायता करने और उनका विकास करने पर अधिक बल दिया जाता है। किनका, जो समूह है उनका विकास करने पर, उनको संगठित करने पर बल दिया जाता है और उनकी सहायता करने पर। यानी कि आपको उन कर्मचारियों का क्या करना है, विकास करना है। ठीक है, उनकी सहायता करनी है। एक प्रकार से उनका विकास करोगे तभी क्या कहलाएगा, आपका जनोन्मुखी नेतृत्व कहलाएगा। तो ये चीजें हो जाएगी। फिर है कार्योन्मुखी। कार्योन्मुखी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी ये जनोन्मुखी है। जनोन्मुखी जब आप कर्मचारियों पर ध्यान देंगे तो वो तो हो जाएगा जनोन्मुखी। लेकिन आप इस प्रकार के नेतृत्व में नेता कुछ हद तक निरंकुश होता है, यानी निरंकुश नेतृत्व का ही प्रकार माना जाएगा। कौन सा, कार्योन्मुखी। केवल आपको काम से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है, आपको व्यक्ति या कर्मचारी से मतलब नहीं है। इसमें व्यक्ति और कर्मचारी से मतलब होता है, उसका विकास इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इसके अंदर किसी व्यक्ति या कर्मचारी से कोई मतलब नहीं है, आपको केवल काम चाहिए। तो इसके अंदर लिखा क्या है, इस प्रकार के नेतृत्व में नेता कुछ हद तक निरंकुश होता है। इसमें नेता कर्मचारियों की कुशलता की ज्यादा परवाह नहीं करता। आपको कर्मचारियों की कुशलता की कोई परवाह आपको नहीं है, तो वो कौन सा कहलाएगा, आपका
कार्योन्मुखी नेतृत्व, यहाँ पर केवल और केवल किसको तवज्जो दी जाएगी, काम को तवज्जो दी जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका। फिर बात करते हैं पैतृक नेतृत्व। पैतृक नेतृत्व का मतलब होता है इसके अंदर जो संबंध होता है कर्मचारियों का वो माता पिता के समान होता है, ठीक है, मतलब एक पिता पुत्र के समान, माता पिता नहीं पिता पुत्र के समान होता है। इस प्रकार के नेतृत्व में नेता और कर्मचारी का संबंध किसके समान होता है, पिता पुत्र के समान होता है, तो वो कहलाएगा आपका पैतृक नेतृत्व। इसमें संस्था के कर्मचारी परिवार के सदस्य माने जाते हैं, यानी कि जो कर्मचारी है वो किसके समान काम करते हैं, जो परिवार के सदस्य हैं उसी प्रकार माने जाते हैं। और जो नेतृत्व करता और कर्मचारियों का जो संबंध होता है वो किस प्रकार का होता है, आपका पिता पुत्र जैसा होता है। फिर आता है चमत्कारी नेतृत्व, ये इंपॉर्टेंट है, देखो क्यों। इस प्रकार के नेतृत्व में नेता अपने कर्मचारियों में लगातार उत्साह बनाए रखता है। ये चमत्कारी नेतृत्व अपने जैसे अपने वर्तमान के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है, तो वो किसके अंतर्गत आएंगे, चमत्कारी नेतृत्व के अंदर आएंगे। तो उत्साह बनाए रखते हैं, यह नेतृत्व अधिक ऊर्जावान होता है। क्या कहलाता है, अधिक ऊर्जावान होता है। इसमें नेता महामानव, अलौकिक व अद्वितीय शक्तियों से युक्त माना जाता है। तो चाहे अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे पीछे देखा जाए तो जो प्राइम मिनिस्टर रही थी अपनी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, तो वो सारी के सारे किसमें कहलाएंगे, चमत्कारी नेतृत्व के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। यानी संगठन को क्या रखते हैं, उत्साह बनाए रखते हैं संगठन के अंदर, और अधिक ऊर्जावान के साथ उनका क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं। ये सारे के सारे ये 9 नेतृत्व बताए गए हैं, वो कौन कौन से वो आपको पता होना चाहिए। फिर देखो नेतृत्व शैली को प्रभावित करने वाले कारक, तो यहां से एक क्वेश्चन उठा है, जो कारक यानी कि नेतृत्व को प्रभावित कौन से कारक करते हैं, तो उनमें से आपको बताना पड़ेगा कि कौन कौन से नेतृत्व हैं जो प्रभावित करते हैं। कि नेतृत्वकर्ता का व्यक्तित्व, कि जो नेतृत्व कर रहा है जो व्यक्ति, उसका व्यक्तित्व किस प्रकार का होना चाहिए, उसका जो व्यक्तित्व है वो निरंकुश होना चाहिए, तानाशाही होना चाहिए, या फिर लोकतांत्रिक होना चाहिए, तो उस पर भी क्या करता है, निर्भर करता है, ठीक है। यानी कि सबसे मेलजोल वाला होना चाहिए, या फिर एक अलग जो कह सकते हैं कि, या फिर निरंकुश होना चाहिए। तो ये व्यक्तित्व भी क्या करता है, इसको नेतृत्व शैली को प्रभावित करता है। कर्मचारियों का व्यक्तित्व भी प्रभावित करता है। जैसे कि आपके कर्मचारी है, आपके योग्य नहीं है, या फिर कुशल नहीं है, या अनुभवी नहीं है, तो ये अनुभवीहीन हो, योग्यताहीन हो, तब कौन सा नेतृत्व काम करेगा, तब आपका जो नेतृत्व करता है वो निरंकुश हो जाएगा, यानी कि उनको क्या करेगा, एक अनुशासन में लाने का काम करेगा। अगर आपके कर्मचारी योग्य है, आपके कर्मचारी अनुभवी है, तो वो क्या करेगा, एक प्रकार से प्रजातांत्रिक नेतृत्व के अंतर्गत आ जाएगा, यानी कि वो जो नेतृत्व करता है उनको एक प्रकार से स्वतंत्रता दे सकता है। बात करते हैं कार्य की प्रकृति। कार्य की प्रकृति किस प्रकार की, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर काम को जल्दी करना है, किसी प्रकार मतलब कोई क्रिटिकल सिचुएशन आ गई, तो उसके अंदर आपको एकदम से क्या करना है, निर्णय लेना है, तो किस प्रकार का नेतृत्व काम करेगा, तब करेगा आपका निरंकुश नेतृत्व। यानी कि एकदम से आपको निर्णय लेना है, तो क्रम वो नेतृत्व करता है वो काम को कहेगा कि ये काम इस प्रकार से करना है। इसके अंदर समय, जब ज्यादा समय नहीं होता तो नेतृत्व करता क्या हो जाता है, निरंकुश हो जाता है। अगर आपके पास समय है, कार्य की प्रकृति यानी कि आपके पास समय है और काम ज्यादा देरी से किया जा सकता है, तो वो क्या कर सकता है, नेतृत्व करता है, उसको छूट दे सकता है। फिर बात करते हैं वातावरण की प्रकृति, यानी कि वातावरण की प्रकृति किस प्रकार की है। अगर किसी जैसे राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए, तो अगर किसी प्रकार का किसी पर दबाव है, तो वातावरण, उसका परिवेश किस प्रकार का है, दबाव के अंदर वो किस प्रकार के निर्णय लेता है, उस पर भी निर्भर करता है। अगर किसी प्रकार का दबाव नहीं है, तो वो अधिक मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं प्रजातांत्रिक निर्णय लेता है। अगर उसके ऊपर दबाव है तो वो निरंकुश निर्णय लेता है। तो ये सारी की सारी क्या आ जाएगी, आपके नेतृत्व शैली को प्रभावित करने वाले कारक इसके अंदर आ जाएंगे। फिर बात करते हैं नेतृत्व शैलियां। अब नेतृत्व शैलियां आपके जो सिलेबस के अंदर सीधा ये लिखा कि शैक्षिक प्रबंधन में नेतृत्व शैलियां, तो नेतृत्व शैलियां यहाँ क्या हो जाती है, आपकी इंपोर्टेंट हो जाती है। और नेतृत्व शैलियों को बांटने वाले व्यक्ति कौन कौन है, तो वो देखना है आपको। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कुर्ट लेविन। कौन हो जाता है, कुर्ट लेविन। और कुर्ट लेविन व उनके सहयोगियों ने नेतृत्व की शैलियों को कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है। वो कौन कौन से हैं, तो एक तंत्रीय या फिर कह सकते हैं आधिकारिक नेतृत्व शैली, जिसको हम निरंकुश नेतृत्व शैली भी कह सकते हैं। बात करें प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली, जिसको हम लोकतांत्रिक शैली भी, नेतृत्व शैली भी कह सकते हैं। फिर है अहस्तक्षेपी नेतृत्व शैली। तो इसके अंदर क्या होता है, इनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले आता है आपका एक तंत्रीय या फिर आधिकारिक नेतृत्व शैली। देखो इस शैली को निरंकुश शैली, अब इस शैली को और किस किस नाम से जाना जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हाँ सर आपने ये तो बता दिया, एक तंत्रीय तो बता दिया,
इसके और नाम आ जाए, जैसे एक तंत्रीय के स्थान पर नाम आ जाए आपका निरंकुश शैली, तो क्या करोगे? तो आपको यह भी ध्यान होना चाहिए कि एक तंत्रीय का मतलब केवल एक ही व्यक्ति क्या कर रहा है? नेतृत्व कर रहा है, और एक ही व्यक्ति क्या कर रहा है? उसके अंदर निर्णय ले रहा है। तो इसको एक तंत्रीय भी कहते हैं, आधिकारिक भी कहते हैं, तानाशाही भी कहते हैं, सत्तावादी शैली भी कहते हैं, या फिर निर्देशक शैली भी इसको कहा जा सकता है। ये 5 से 6 नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि यहां पर दिया जाएगा। ठीक है, इस शैली में केवल नेता द्वारा ही निर्णय लिए जाते हैं, इसमें किसी प्रकार की छूट नहीं होती है। कर्मचारियों को जैसा कहा जाएगा उसी प्रकार आपको काम करना पड़ेगा, इसके अंदर किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। निर्णय लेने में कर्मचारियों को कोई भागीदारी नहीं होती, यहां पर किसी प्रकार की छूट नहीं होगी, किसी प्रकार की भागीदारी किसकी नहीं होगी? कर्मचारियों की। आपके जो अनुयायी हैं उनकी किसी प्रकार की भागीदारी यहां पर नहीं है, जैसा आपके नेता ने कह दिया उसी प्रकार से आपको चलना पड़ेगा। फिर है कर्मचारी बिना किसी विरोध के नेता के आदेश का पालन करते हैं। यहां पर आपके जो कर्मचारी है वो किसी प्रकार का विरोध भी नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? विरोध भी नहीं कर सकते। नेता समय को श्रेष्ठ समझता है। यहां पर क्या करता है? नेता खुद को श्रेष्ठ समझता है, यानी कि मुझसे ऊपर कोई नहीं है। आगे देखो, आगे अनुशासन की स्थापना पुरस्कार एवं दंड दोनों के माध्यम से की जाती है। आपको अनुशासन भी, यानी कि निरंकुश शैली के अंदर अनुशासन जरूरी होता है, और अनुशासन किस प्रकार का होना चाहिए? इसके अंदर आपका दंड का विधान भी है और पुरस्कार का विधान भी है। तो ये दोनों चीजें आ जाएगी। अगर आपने काम अच्छा किया है तो आपको पुरस्कार मिलेगा, अगर आपका काम में किसी प्रकार की कमी है तो उसके अंदर दंड का विधान भी है। ठीक है, फिर संचार एक तरफा होता है। संचार एक तरफा यानी जनसंचार वाली बात है। जनसंचार के अंदर भी क्या होता है? एक तरफा होता है। जैसे अखबार, टीवी, तो उसके अंदर भी आपका जो जनसंचार है वो एक तरफा होता है, दो तरफा नहीं होता है। जनसंचार यानी कि जिस प्रकार से आपके नेता ने कह दी बात, उसी बात पर अमल करना पड़ेगा। आपकी बात वापस नेता तक नहीं पहुंच सकती। तो आप तक जो बात है वो केवल नेता के द्वारा ही पहुंच सकती है, आपकी बात नेता तक नहीं पहुंच सकती। इस कारण से संचार क्या होता है? एक तरफा होता है। इस कारण कर्मचारियों को नेता के निर्णय पर निर्भर रहना पड़ता है। किसके निर्णय पर? नेता के निर्णय पर। फिर इस शैली में सत्ता का केंद्रीकरण किया जाता है। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण दो पार्ट होते हैं, जिसके अंदर मैंने कहा था कि जो छोटे संगठन होते हैं वहां पर केंद्रीकरण पाया जाता है, और बड़े संगठनों में विकेंद्रीकरण पाया जाता है। केंद्रीकरण वो चीज होती है जहां पर केवल एक व्यक्ति क्या करता है? आपका प्रबंधक होता है। एक व्यक्ति क्या होता है? आपका नेतृत्वकर्ता होता है। विकेंद्रीकरण में क्या होता है? जो बड़ा संगठन होता है तो बड़े संगठन में आपके नेतृत्वकर्ता भी क्या हो जाते हैं? बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो वहां पर विकेंद्रीकरण पाया जाता है। तो यहां पर लेकिन निरंकुश शैली में क्या पाया जाएगा? आपका केंद्रीकरण पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? केंद्रीकरण पाया जाएगा। इस शैली में निर्णय शीघ्र लिए जाते हैं, यानी कि जल्दी जल्दी निर्णय लिए जाते हैं। किसी दबाव के कारण मान लो, चाहे ये क्या, या कार्य की प्रकृति मान लो चाहे, तो इसके अंदर निर्णय है वो जल्दी लिए जाएंगे। इस शैली में नेता निरंकुश व तानाशाह होता है। निरंकुश व तानाशाह होता है, यानी कि इसको तानाशाही शैली भी कहते हैं, निरंकुश शैली कहते हैं, तो निरंकुश व तानाशाह हो जाएगा। फिर इस शैली में नेतृत्व नकारात्मक होता है, यानी नकारात्मक इस कारण से होता है आप कर्मचारी को अगर छूट ही नहीं दे रहे हो, किसी प्रकार की स्वतंत्रता ही नहीं दे रहे हो, किसी प्रकार की पहल नहीं करने दे रहे हो, तो क्या होगा? तो आपका नकारात्मक होगा, यानी आप किसी को सोचने विचारने की क्षमता का क्या कर रहे हो? उसको मार रहे हो। तो इस कारण से ये क्या हो जाएगा? नकारात्मकता मानी जाएगी। ठीक है, इस शैली का प्रयोग कर्मचारियों के अनुभवहीन, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट लगती है मुझे कि अगर आपके कर्मचारी अनुभवहीन है, असुरक्षित है या फिर अकुशल है, तो इस स्थिति में आपको इस शैली का प्रयोग करना चाहिए। तो कौन सी नेतृत्व शैली का? निरंकुश नेतृत्व शैली का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपके पास योग्य कर्मचारी है, आपके पास अनुभवी कर्मचारी है, तो आप प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अनुभवहीन होने पर, असुरक्षित होने पर, या फिर अकुशल होने पर, या फिर अयोग्य होने पर आपको कौन सी शैली का इस्तेमाल करना पड़ेगा? निरंकुश नेतृत्व शैली का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहली तो हो गई एक तंत्रीय, जिसको तानाशाही बोलते हैं, निरंकुश भी बोलते हैं, सत्तावादी भी बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आ जाएगी। लेकिन बात करें प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली की, प्रजातांत्रिक शैली जो एक तंत्रीय नेतृत्व शैली है उससे एकदम उलट होती है। उसके अंदर तो केवल और केवल नेता ही निर्णय लेता है, लेकिन इसके अंदर सभी के सहयोग से ही क्या किया जाता है? निर्णय लिए जाते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या कह रहे हैं प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली के अंदर। इस शैली को लोकतांत्रिक शैली, हाँ ये भी ध्यान रखना है कि लोक प्रजातांत्रिक जो नेतृत्व शैली है उसको और क्या क्या कहा जाता है? लोकतांत्रिक शैली, जनतांत्रिक शैली, या भागीदारी शैली, या सहभागी शैली भी कहा जाता है। ये 4 से 5 नाम आपके पास है, तो इस प्रकार के नाम आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। फिर इस शैली में नेता द्वारा निर्णय कर्मचारियों से परामर्श करके लिया जाता है। निर्णय कौन लेता है? नेता ही लेता है, लेकिन यह केवल उसका ही निर्णय नहीं होता, यानी उनके संगठन का निर्णय होता है, और संगठन के परामर्श के आधार पर, या कह सकते हैं कि कर्मचारियों के परामर्श के आधार पर निर्णय लिया जाता है।
निर्णय लेने में कर्मचारियों की अहम भागीदारी होती है। उसके अंदर भागीदारी नहीं होती थी, लेकिन इसके अंदर अहम भागीदारी होती है। इस शैली में संगठन के लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है, उसके अंदर केवल और केवल संगठन महत्वपूर्ण होता था, कार्य महत्वपूर्ण होता था। लेकिन प्रजातांत्रिक शैली के अंदर कौन महत्वपूर्ण होता है? जो आपका व्यक्ति है, जो कर्मचारी है, वो महत्वपूर्ण होते हैं। इस शैली में संचार दो तरफा होता है। उसके अंदर संचार एक तरफा था, लेकिन इसके अंदर संचार दो तरफा है। उसमें केवल नेता ही निर्णय लेते थे, जो कर्मचारी है उनकी बात नेता तक नहीं पहुंचती थी। लेकिन इसके अंदर नेता की बात कर्मचारियों तक पहुंचती है और कर्मचारियों की बात है वो नेता तक पहुंचती है। इस कारण से इस शैली में क्या होता है? संचार दो तरफा होता है। फिर देखो, इस शैली में कर्मचारियों को कार्य करने की स्वतंत्रता दी जाती है। उसके अंदर किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं थी, और लेकिन प्रजातांत्रिक शैली के अंदर आपको स्वतंत्रता देखने को मिलेगी। इस शैली में सहभागिता और सहयोग पर जोर दिया जाता है। सहभागिता होनी चाहिए, सहयोग होना चाहिए, लेकिन उसमें तो जो नेता ने कह दिया वो ही करना पड़ेगा। इस शैली में सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। विकेंद्रीकरण, मैंने कहा था कि उसके अंदर केंद्रीकरण, लेकिन इसमें जो प्रजातांत्रिक शैली है उसके अंदर आपकी विकेंद्रीकरण पाया जाएगा। मतलब इसका यह है कि यहां पर केवल और केवल नेतृत्वकर्ता ही निर्णय नहीं लेता, इसके अंदर अलग अलग प्रकार के, मतलब एक संगठन है उसके अंदर अलग अलग काम करने वाले व्यक्ति हैं, उनके अंदर वो भी निर्णय ले सकते हैं। इसके अंदर कर्मचारी भी पहल कर सकते हैं। जो सोचने विचारने की शक्ति है वो इसके अंदर इंपॉर्टेंट हो जाती है, और वो पहल कर सकते हैं, और पहल करने पर उनको क्या किया जाता है? एक प्रकार से प्रोत्साहित किया जाता है, या फिर कह सकते हैं अभिप्रेरित किया जाता है। इस शैली में नेता परामर्शदाता, नेता क्या होता है? परामर्शदाता। यहां पर केवल नेता क्या करता है? परामर्श देता है, प्रेरक यानी उनको अभिप्रेरणा देता है, और मित्र, एक मित्र या दोस्त की भूमिका निभाता है। कौन? नेता। यहां पर कर्मचारियों को काम करने की छूट होती है, सीधी सी बात यही निकल जाती है यहां पर। इस शैली में नेतृत्व में आत्मानुशासन पर बल दिया जाता है, यानी खुद के अनुशासन पर। यहां पर नेतृत्वकर्ता जो अनुशासन नहीं स्थापित करता है, यहां पर कर्मचारी खुद से अनुशासन स्थापित करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर आत्मानुशासन पर बल दिया जाता है। यह शैली नेतृत्व की सर्वोत्तम शैली मानी जाती है। तो यह क्या मानी जाती है? उस निरंकुश शैली को तो कर्मचारी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इस प्रजातांत्रिक शैली को पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि यह सर्वोत्तम शैली मानी जाती है। इस शैली में निर्णय लेने में अनावश्यक देरी के कारण संगठन की गुणवत्ता में क्या आती है? कमी आती है। इसमें क्या होता है? निर्णय लेने में देरी हो सकती है। जब आप कर्मचारियों से परामर्श लेंगे तो निर्णय लेने में क्या हो जाएगी? आपकी देरी होगी। वही आपकी कह सकते हैं लाल फीताशाही वाली बात है। तो इसके अंदर है आपके निर्णय लेने में देरी क्यों होती है? क्योंकि आपको काम करने के लिए मतलब जो देरी होती है, इस कारण से तो ये क्या माना जाता है? इसकी गुणवत्ता में कमी मानी जाती है। जब आप परामर्श लोगे, नेतृत्वकर्ता कर्मचारियों से लेगा, कर्मचारी नेतृत्वकर्ता से लेगा, यानी कि ये एक प्रकार से चलेगा पूरे संगठन की। अगर आप बात करके फिर आप काम को करोगे तो क्या होगा? काम में देरी होगी, और यही क्या मानी जाती है? कमी मानी जाती है। और जो निरंकुश शैली है, निरंकुश शैली में केवल और केवल निर्णय कौन लेता है? नेतृत्वकर्ता लेता है। तो उसके अंदर वो थोड़ी सी एक क्या मानी जाती है? वो कमी के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? आपका अनावश्यक देरी के कारण संगठन की गुणवत्ता में कमी आती है। ये आपका इसके अंदर नेगेटिव पॉइंट के रूप में देखा जाएगा। किसका? प्रजातांत्रिक शैली का। फिर देखो, अहस्तक्षेपी नेतृत्व शैली, यानी किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता। कौन? नेतृत्वकर्ता। तो नेता है वो किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता, किसी काम के बीच में अपना अड़ंगा नहीं डालता है। तो इस शैली को लेसेज फेयर शैली, लेसेज फेयर लीडरशिप भी कहा जाता है। तो ये नाम ध्यान रखना, लेसेज फेयर शैली किसको कहा जाता है? तो अहस्तक्षेपी नेतृत्व शैली को कहा जाता है। इस शैली में वास्तव में कोई नेतृत्व नहीं होता है। ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इस शैली में वास्तव में कोई नेतृत्व नहीं होता है, होता ही नहीं है, नेतृत्व नहीं होता है, बल्कि नाम मात्र का नेता होता है। नाम मात्र का, यानी एक व्यक्ति को बिठा दिया गया, ये नेता है, वो क्या करेगा? केवल और केवल देखेगा सबको कि हाँ ये हो रहा है या नहीं हो रहा। काम को केवल देखने का काम कौन करेगा? नेता करेगा। इसके अलावा ये क्या होता है? नाम मात्र का नेतृत्वकर्ता होता है। ठीक है, तो वास्तव में कोई नेतृत्व नहीं होता। इस शैली में नेतृत्वकर्ता सभी कार्य कर्मचारियों को सौंप देता है, यानी कर्मचारियों को सौंप देता है कि ये तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम काम करो या नहीं करो, मुझे कोई मतलब नहीं है, आप कर लो काम। ठीक है, तो इस शैली में नेता कर्मचारियों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता, यानी किसी काम में अपना कह सकते हैं कि अपना निर्णय नहीं देता है। वो कहता है कि तुम जैसा करना चाहो वैसा काम कर लो। इस शैली में नेता सलाह कर्मचारियों के मांगने पर या आवश्यकता पड़ने पर ही देता है। ये बात इंपॉर्टेंट है कि इस शैली में सलाह कर्मचारियों के मांगने पर, अगर कर्मचारी खुद चलाकर उसके पास आएगा कि हाँ मुझे ये बताओ कि ये काम किस प्रकार से करना है,
तो ही वह नेता क्या देगा, उसको सलाह देगा, या फिर बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ गई है कि हाँ ये बात बतानी आवश्यक है, तभी वह जाकर उसको सलाह देगा, वरना नहीं देगा। यह शैली नियंत्रण मुक्त शैली कही जाती है। नियंत्रण यानी कि इसके अंदर नियंत्रण है ही नहीं, निरंकुश है ही नहीं, तो नियंत्रण मुक्त शैली कही जाएगी। इस शैली में कर्मचारी अनुभवी व प्रशिक्षित होते हैं। तो कर्मचारी किस प्रकार के होने चाहिए, अनुभवी भी होने चाहिए और प्रशिक्षित भी होने चाहिए। अगर आपके कर्मचारी अनुभवहीन है, अकुशल है, अयोग्य है, तो ये शैली काम में नहीं आएगी। इस शैली में संगठन में अव्यवस्था, अराजकता, अनुशासनहीनता उत्पन्न हो सकती है। बिल्कुल, अगर आपका नेतृत्वकर्ता को किसी प्रकार से मतलब ही नहीं है काम से, तो इसके अंदर अराजकता, अनुशासनहीनता फैल सकती है, अव्यवस्था भी हो सकती है। तो ये तीन प्रकार हैं नेतृत्व शैलियों के, जिसके अंदर निरंकुश शैली, प्रजातांत्रिक शैली और अहस्तक्षेप शैली नेतृत्व शैली आ जाएगी। ये तीनों प्रकार को आपको ध्यान रखना है। निरंकुश शैली में क्या कहा जा रहा है, लोकतांत्रिक शैली में क्या कहा जा रहा है, और आपका अहस्तक्षेपी शैली में क्या कहा जा रहा है, वो चीजें हो जाएगी। ठीक है, फिर आगे देखो, जेम्स लिपहम, ये इंपॉर्टेंट है। जेम्स लिपहम ने नेतृत्व शैलियों को तीन भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, तीन भागों में बांटा है। पहला नाम आता है आदर्श मूलक शैली। तो ये आपको केवल याद ही करनी पड़ेगी, आगे भी जो नोट्स के अंदर आपके दिए गए हैं, तो उसके अंदर आपके लिपहम आ जाएगा, फिर आपका गेट्जेल आ जाएगा। तो ये सारी चीजें आ जाएगी जो केवल आपको केवल याद करनी पड़ेगी। यहाँ पर करवाने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपके पास नोट्स हैं, वो उसके अंदर आपको दिए गए हैं। जैसे आपके गेट्जेल व गुबा हो गया, लिकर्ट हो गया, रॉबर्ट हाउस हो गया, रेडिन हो गया, तो इनके केवल नेतृत्व जो शैलियां हैं उनके प्रकार बताए गए हैं और इन्हीं से संबंधित है। और अगर आपको यहाँ पर वही चीजें वापस समझाने लग गया तो वो क्या है, एक टाइम की बर्बादी है। तो टाइम की बर्बादी ना हो, इस कारण से आपको नोट्स है, नोट्स के अंदर कुछ चीजें दी गई हैं, वो केवल आपको पढ़नी है और पढ़ने से आपको वो चीजें समझ में आ जाएगी, और कुछ नहीं है, और अन्य चीजें कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं। तो वो तो बताई थी तीन शैलियां, वो किसने बताई थी, वो बताई थी कूट लेविन और उनके सहयोगियों ने, और ये बताई है जेम्स लिपहम ने। जेम्स लिपहम क्या कहते हैं, जेम्स लिपहम कहते हैं कि आदर्श मूलक शैली कौन सी है, कि इस शैली में नेता समय को नहीं बल्कि संगठन के लक्ष्यों को अधिक महत्व देता है। यहां पर आदर्शों की बात हो रही है, तो आदर्शों की जब भी बात होगी तो सामूहिक रूप से काम करने की बात होगी। तो सामूहिक रूप से काम करने की बात होगी तो वह समय के बारे में नहीं सोचेगा, वो किसके बारे में सोचेगा, संगठन के बारे में सोचेगा, संगठन के लक्ष्यों के बारे में सोचेगा। तो संगठन के लक्ष्यों पर ध्यान किसमें दिया जाता है, आदर्श मूलक शैली में को दिया जाता है। और आदर्श मूलक शैली के बारे में बात कौन करता है, तो जेम्स लिपहम करता है। व्यक्ति के कार्यों का मूल्यांकन संगठन की अपेक्षाओं की आपूर्ति के आधार पर होता है। व्यक्ति के कार्यों का मूल्यांकन किसके आधार पर होता है, संगठन, यानी संगठन क्या चाहता है, संगठन की क्या मांग है, उसके आधार पर ही व्यक्ति का मूल्यांकन किया जाता है यहां पर। तो ये होगी आपकी आदर्श मूलक शैली होगी। फिर बात करते हैं आपके व्यक्ति मूलक शैली। वहां पर तो आदर्श मूलक शैली थी, तो इस कारण से संगठन को महत्व दिया जाता था, लेकिन यहां पर व्यक्ति मूलक है, तो यहां पर केवल व्यक्ति पर ध्यान दिया जाएगा। इस शैली में व्यक्ति की भूमिका संगठन से अधिक महत्वपूर्ण होती है। व्यक्ति की भूमिका क्या हो जाएगी, इंपॉर्टेंट हो जाएगी, और संगठन की भूमिका क्या हो जाएगी, यहाँ पर गौण हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस शैली में व्यक्तिगत अपेक्षाओं को अधिक महत्व दिया जाता है। किनको, संगठन की अपेक्षाओं को नहीं, व्यक्ति की अपेक्षाओं को क्या दिया जाएगा, महत्व दिया जाएगा। किसमें, ये बिल्कुल सिंपल चीज है। आदर्श मूलक संगठन को महत्व, व्यक्ति मूलक व्यक्ति को महत्व, बस इतनी चीज है। कौन कहता है ये बात, जेम्स लिपहम कहता है। व्यवहार परक शैली, अब व्यवहार परक शैली क्या है, यह शैली आदर्श मूलक व व्यक्ति मूलक शैली का मिश्रित रूप है। मिश्रित रूप यानी कि इसके अंदर आपको व्यक्ति को भी महत्व देना पड़ेगा, इसके अंदर आपको संगठन को भी महत्व देना पड़ेगा। केवल और केवल संगठन आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं हो सकता, और केवल आपके लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। आपके लिए दोनों ही क्या हो सकते हैं, आपके महत्वपूर्ण होंगे। तो ये व्यवहार परक शैली मानी जाएगी। तो यानी कि व्यवहारिक रूप से बात यही निकल कर आती है सामने। व्यक्ति और संगठन के मध्य समन्वय के कारण से मध्य मार्गी नेतृत्व शैली भी कहा जाता है। संगठन और व्यक्ति और संगठन यानी दोनों के बीच क्या होना चाहिए, आपका समन्वय होना चाहिए, तभी इस प्रकार की शैली काम करेगी। कौन सी, व्यवहार परक शैली। तो मिश्रित रूप कौन सा है, तो दोनों का ये हो जाएगा, आपका व्यवहार परक शैली हो जाएगा। ये जेम्स लिपहम कहते हैं। और जेम्स लिपहम के बाद अगर बात की जाए कौन कौन से हैं, जैसे गेस्टेल एवं गुबा, जिन्होंने नोमोथेटिक, इडियोग्राफिक और ट्रांजैक्शनल, ये तीन जो नेतृत्व शैलियां बताई है, वो इन्हीं का रूप है एक प्रकार से। किनका, जो जेम्स लिपहम ने बताई, आदर्श मूलक, व्यक्ति मूलक और व्यवहार परक शैली है, इन्हीं का रूप गेस्टेल व गुबा ने बता दिया था। वो बस नाम में फर्क है, इतना ही अंतर है और कुछ नहीं है। फिर इसके बाद में जो बताए थे, लिकर्ट ने बताई थी शोषणकारी निरंकुश शैली, हितकारी, शोषणकारी यानी केवल आप व्यक्तियों का शोषण कर रहे हो तो वो शोषणकारी हो जाएगी। हितकारी, जो आप हित कर रहे हो व्यक्तियों का, तो ठीक है, सहभागिता परक शैली, उपलब्धि
शोषणकारी, फिर परामर्शीय सहभागिता, ये चीजें आ जाएगी। रॉबर्ट हाउस ने भी 4 बताई है, रेड्डी ने 8 बताई है, 8 बताइए, 4 तो आ जाएगी आपकी प्रभावकारी शैली में आ जाएगी, और 4 जो आपकी आ जाएगी आपकी अप्रभावकारी शैली में आ जाएगी, वो चीजें आ जाएगी। ठीक है, फिर बात करते हैं अपने जो शैक्षिक नेतृत्व में आने वाली चुनौतियां, चुनौतियां कौन कौन सी है, कौन सी शैक्षिक नेतृत्व में आने वाली चुनौतियां। इसके अंदर है शैक्षिक नियमों में सबसे पहले आता है अस्पष्टता। आपके जो शैक्षिक नियम है उसके अंदर अगर अस्पष्टता है तो इसके अंदर आपकी चुनौतियों में शामिल किया जाएगा। शैक्षिक नेतृत्व में स्पष्टता होनी चाहिए, सीधी सी बात यही कहने का मतलब है यहाँ पे। गैर शैक्षिक कार्यों में अध्यापकों की ड्यूटी, जो आप काम करवा रहे हो वो गैर शैक्षिक कार्यों में क्यों करवा रहे हो, जैसे आपदा राहत जैसे कार्य हो जाएंगे, जनसंख्या जैसे कार्य हो जाएंगे, ये काम किस प्रकार के हैं, ये आपके गैर शैक्षणिक कार्य हैं, तो इनके अंदर भी आपको अध्यापकों की ड्यूटी है वो चुनौतियों के रूप में पेश किया गया है। छात्र शिक्षक अनुपात में असंतुलन, जो छात्र शिक्षक का अनुपात है जैसे 30:1 या 35:1 का, यानी 30 बच्चों पर एक शिक्षक या 35 बच्चों पर एक शिक्षक, अगर उनके अंदर भी असंतुलन पाया जाएगा, बच्चे ज्यादा होंगे और टीचर कम होंगे, या बच्चे कम और टीचर ज्यादा होंगे, तो इस प्रकार का असंतुलन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो ये चुनौतियों में शामिल हो जाएगा। वित्तीय व शैक्षिक संस्थाओं का अभाव नहीं होना चाहिए। वित्तीय संसाधन भी, मतलब वित्त का प्रबंधन भी अच्छा होना चाहिए, और जो शैक्षिक संसाधन है उनका भी प्रबंधन अच्छा होना चाहिए। फिर है शैक्षिक नवाचार व तकनीक का अभाव, शैक्षिक नवाचार व तकनीक का अभाव, तो ये अभाव भी नहीं होने चाहिए, ये भी किस में शामिल हो जाएंगे आपके, अगर अभाव है तो वो चुनौतियों के अंदर शामिल हो जाएंगे। शैक्षिक नवाचार, जितने भी नवाचार किए जा रहे हैं, जैसे कोरोना काल के अंदर नवाचार किए गए थे, स्माइल वगैरह ये प्रोग्राम आए थे, तो वो नवाचार के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा जो तकनीक है, शैक्षिक तकनीकों का प्रयोग भी, जैसे सामग्रियां हैं, दृश्य सर्वे सामग्रियां हैं, इन चीजों का अभाव नहीं होना चाहिए विद्यालय के अंदर, ये सारी आपूर्ति आपके पास होनी चाहिए। तो इन चुनौतियों को क्या करना है, दूर करके ही शैक्षिक मतलब नेतृत्वकर्ता का ढंग से काम कर सकता है। तो ये चीजें होंगी शैक्षिक जो नेतृत्व की जो शैलियां हैं उनके बारे में चर्चा पूरी हो गई है। आगे देखते हैं अपने जो 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इनमें से क्वेश्चन किस प्रकार के उठते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, यहां से केवल आपको यही देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन आप यहां से कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि यहां से क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, और ये शुरुआत वाले 5 टॉपिक है, तो इनसे तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये चीजें हो गई, चुनौतियां हो गई। फिर देखते हैं अपने जो क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो ये तो आया था अब की बार जो संस्कृत विभाग के अंदर पेपर हुआ था अपना, जो इसके अंदर क्वेश्चन आया था कि एक नेता लोगों के मध्य कार्य का विभाजन करता है, एक नेता लोगों के मध्य कार्य का विभाजन करता है, कार्य का विभाजन करता है, यह नेतृत्व के कौन से कार्य के अंतर्गत आता है, इंपॉर्टेंट है। यानी जो नेता क्या करता है, कार्यों का विभाजन करता है, तो विभाजन करता है तो किसके अंतर्गत आएगा, प्रबंधकारी, सहयोगात्मक, लक्ष्य स्थापना या अभिप्रेरणात्मक। यहां पर केवल कार्य का विभाजन कर रहा है, तो कार्य का विभाजन करने से यहां पर सहयोग से कोई लेना देना है, या किसी प्रकार का सहयोग कर रहा है। अगर कार्य का विभाजन कर रहा है तो किसी प्रकार का सहयोग कर रहा है क्या, बिल्कुल नहीं कर रहा। यहां पर कार्य का विभाजन कर रहा है तो लक्ष्य की स्थापना यानी टारगेट दे रहा है, यहां पर तो केवल और केवल क्या कर रहा है, कार्य का विभाजन कर रहा है, काम दे रहा है, तो लक्ष्य स्थापना नहीं कर रहा। अभिप्रेरणा यानी किसी प्रकार की प्रेरणा भी नहीं दे रहा, यहां प्रबंधकारी के रूप में काम कर रहा है। किसके रूप में काम कर रहा है, प्रबंधकारी, यानी जो यहां तो केवल काम दे रहा है, तो नेतृत्व करता है, एक प्रबंधक भी होता है, आपको पता है, तो प्रबंधकारी के रूप में काम कर रहा है कौन, नेता। तो कौन से कार्य, प्रबंधकारी के काम के अंतर्गत आ जाएगा। फिर बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छे नेतृत्व की विशेषता नहीं है। यहां पे क्या लिखा है, नहीं है लिखा है। यह लक्ष्यों के निर्धारण एवं प्राप्ति से संबंधित है, लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है, यानी अच्छा नेतृत्व की बात की जा रही है, तो यह लक्ष्यों के निर्धारण एवं प्राप्ति से संबंधित है, बिल्कुल है, ये तो सही है, यह तो गलत है ही नहीं। यह समूह में अंतःक्रिया, समूह परिचर्चा, पारस्परिक सहयोग के माध्यम से सदस्यों के प्रयासों को नियंत्रित एवं निर्देशित एवं परामर्श देती है, बिल्कुल। यानी यहां पर अच्छे नेतृत्व की बात हो रही है। अच्छे नेतृत्व का मतलब है लोकतांत्रिक नेतृत्व, और लोकतांत्रिक नेतृत्व होगा तो इसके अंदर कौन कौन से गुण होते हैं और कौन कौन से अवगुण होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। यहां पर एक निरंकुश शैली का गुण नहीं आना चाहिए। अच्छा नेतृत्व किसको माना गया, प्रजातांत्रिक नेतृत्व को माना गया है। तो इसके अंदर अंतःक्रिया, समूह परिचर्चा, पारस्परिक सहयोग के माध्यम से सदस्यों के प्रयासों को नियंत्रित एवं निर्देशित एवं परामर्श देती है, बात सही है। यह साधारण समस्या में उत्पन्न परिस्थिति में क्रियाशील होती है, बिल्कुल। यह शून्यता में कार्य नहीं करती, यह शून्यता में कार्य नहीं करती है, यह बात भी ध्यान रखनी है कि यह साधारण समस्या में उत्पन्न परिस्थिति में क्रियाशील होती है और शून्यता में किसी प्रकार के काम नहीं करता है, यह नेतृत्व शैली। फिर बात करते हैं, यह उच्च प्रत्ययकारी
एवं उच्च नियंत्रणकारी। अरे उच्च नियंत्रणकारी नहीं है, उच्च नियंत्रणकारी तो कौन सी शैली होगी, निरंकुश शैली होगी, निरंकुश शैली होगी, और निरंकुश शैली कभी अच्छे नेतृत्व के गुण के अंतर्गत नहीं आ सकती है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 नंबर आपका राइट हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सी प्रजातांत्रिक नेतृत्व की विशेषता नहीं है, वही बात आ गई, अच्छा नेतृत्व आ जाए चाहे प्रजातांत्रिक नेतृत्व आ जाए। यह परोपकारी उद्देश्य तथा बिना किसी पुरस्कार की लालसा से शासित होती है। परोपकारी उद्देश्य तो होना ही चाहिए, प्रजातांत्रिक उद्देश्य जो नेतृत्व है वो यही तो कहता है कि आपके उद्देश्य किस प्रकार के होने चाहिए, परोपकारी होने चाहिए, बिना किसी पुरस्कार। पुरस्कार तो होता ही है, अगर आप अच्छा काम करोगे तो पुरस्कार का विधान तो यहाँ पर बिल्कुल है। फिर बात करते हैं अन्य व्यक्तियों का कल्याण इसका मुख्य लक्ष्य है, बिल्कुल है। अन्य व्यक्तियों का यानी संगठन को आगे रखकर काम किया जाता है, तो अन्य व्यक्तियों का क्या होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए। प्रजातांत्रिक नेता समूह के उस्ताद के रूप में सेवा देते हैं, नैतिककर्ता के रूप में। ये बात सही लग रही है कि आपको, देखो एक बात जल्दी से, प्रजातांत्रिक नेता अप्रत्यक्ष सलाह और समय उदाहरण प्रस्तुत कर निर्णयों को निष्पादित कर कार्य को सुनिश्चित करता है। प्रजातांत्रिक नेता क्या करता है, अप्रत्यक्ष सलाह भी देता है। सलाह, प्रत्यक्ष सलाह तो कौन देता है, जो आपका निरंकुश नेता होता है वो देता है, लेकिन यहां पर अप्रत्यक्ष सलाह वो बताता है कि हाँ आप इस प्रकार से काम कर सकते हो, ठीक है, और समय उदाहरण प्रस्तुत करता है। हाँ वो आगे होकर काम भी करता है, वो उदाहरण प्रस्तुत करता है अन्य कर्मचारियों के लिए, अपने अनुयायियों के लिए। वह उस्ताद के रूप में काम नहीं करता कि हाँ आपको ये काम करना है, उस्ताद नहीं होता है। प्रजातांत्रिक नेता कभी भी उस्ताद नहीं होगा। उस्ताद कौन हो सकता है, आपका निरंकुश नेतृत्व करता होगा, न कि कर्ता के रूप में। यहां तो कर्ता के रूप में काम करता है, जब वह खुद उदाहरण पेश करेगा तो वो एक कर्ता के रूप में काम भी करेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, यहाँ 3 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं कि नेतृत्व शैली को प्रभावित करने वाले कारक हैं। आपके कौन कौन से जो कारक हैं वो प्रभावित करते हैं किसको, नेतृत्व शैली को प्रभावित करते हैं। नेता का व्यक्तित्व, बिल्कुल नेता का व्यक्तित्व किस प्रकार का, निरंकुश है या प्रजातांत्रिक है, ये प्रभावित करता है। फिर समूह व्यक्ति सदस्यों का व्यक्तित्व, जो समूह के सदस्य हैं वो अनुभवहीन है या अनुभवी है, योग्य है या अयोग्य है, कुशल है या अकुशल है, वो सारी चीजें भी क्या करता है, उनका व्यक्तित्व पर डिपेंड करता है। और उनके आधार पर ही नेता निर्णय लेता है कि वो निरंकुश नेतृत्वकर्ता बनना चाहेगा या फिर प्रजातांत्रिक नेतृत्वकर्ता बनना चाहेगा। कार्य की प्रकृति, कार्य की प्रकृति किस प्रकार की है, काम जल्दी चाहते हैं या काम में देरी हो तो भी चलेगा, तो वो कार्य की प्रकृति भी क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट होती है। परिवेश की प्रकृति, उसके ऊपर किसी प्रकार का दबाव है या नहीं, वो चीज भी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये चारों के चारों क्या हो जाएंगे, आपके नेतृत्व शैली को प्रभावित करने वाले कारक हो जाएंगे। इसके अंदर आपके ए बी सी डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखो ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, हो सकता है आपको आने वाले एग्जाम के अंदर देखने को मिले कि हिरणों की ऐसी सेना जिसका नेतृत्व शेर द्वारा किया जा रहा हो, शेरों की उस सेना से बेहतर होती है जिसका नेतृत्व हिरण द्वारा किया जा रहा हो। नेतृत्व करता इंपॉर्टेंट होता है, जिसके अंदर शेर इंपॉर्टेंट है या हिरण इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर शेर इंपॉर्टेंट होता है, शेर, ठीक है। शेर किसका नेतृत्व कर रहा है, हिरणों की सेना का, लेकिन यहां पर और हिरण किसका नेतृत्व कर रहा है, आपका शेर की सेना का। तो शेरों की सेना से बेहतर कौन सी होगी, यहाँ पर हिरणों की सेना होगी। क्यों, क्योंकि इसका नेतृत्व करता है वो शेर है। तो ठीक है, तो ये परिभाषा किसकी है, तो प्रस्तुत कथन किस विद्वान का है, कीथ डेविस, चेस्टर बर्नार्ड, जॉर्ज टेरी और मार्क ट्वेन। तो इन चारों के कथन आपके जो नोट्स के अंदर दिए गए हैं, तो ये परिभाषा किसकी है, तो आपको पता होना चाहिए मार्क ट्वेन की परिभाषा ये, ठीक है। तो हिरण और जो शेर है उनकी जो तुलना की जा रही है, तो वो कौन करता है, आपका मार्क ट्वेन करता है। तो मार्क ट्वेन, इसके अलावा कीथ डेविस ने कौन सी दी थी, चेस्टर बर्नार्ड ने कौन सी दी थी, जॉर्ज टेरी ने कौन सी दी थी, वो परिभाषाएं आपको याद करनी है, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या यहां तक बताओ। फिर देखो आपकी टेस्ट सीरीज आपको पता है बीकानेर, सूरतगढ़, जयपुर के अंदर चल रही है, और इसके अंदर जो फर्स्ट ग्रेड के, तो आपको पता है जो 1 जून 2025 जो अपना है आने वाला समय, तो उसके अंदर आपका जो स्कूल व्याख्याता प्रतिभा खोज परीक्षा होगी, तो उसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। एनडीसी क्लासेज का जो अपना ऐप है उसके अंदर जाना है, और अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कीजिए पहले, उसके बाद में करना है, क्योंकि वहां पर केवल और केवल हिंदी का नहीं, हिंदी के साथ साथ आपका फर्स्ट पेपर जिसके अंदर जो आपके 10 से 11 सब्जेक्ट लगते हैं, वो सारे सब्जेक्ट के आपको वहां पे क्वेश्चन मिलेंगे, और अच्छे प्रश्न मिलेंगे, और आरपीएससी के लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। तो ठीक है, ये चीजें हो जाएगी कंप्लीट। तो सेकंड ग्रेड की भी चल रही है और फर्स्ट ग्रेड की भी चल रही है, और अभी तो केवल और केवल जो स्कूल व्याख्याता खोज परीक्षा है, प्रतिभा खोज परीक्षा है, वो स्कूल व्याख्याता की हो रही है। आने वाले सेकंड ग्रेड की भी होगी, ये भी ध्यान रखनी है आपको। तो ये, और इसके अलावा आपने अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है जाके, और सर्च करना है एनडीसी क्लासेस, तो वहां पर आपको मिल जाएगा। और आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि आपने यूट्यूब ज्वाइन कर रखा है,
उम्मीद तो ये करते हैं, अगर नहीं कर रहा है तो आपको जाना है और सब्सक्राइब करना है, और अपने साथियों से भी सब्सक्राइब करवाइए और अपने साथियों तक ये क्लासेस पहुंचाइए। और आप इस क्लास के लिए बने रहे, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो यही कहूँगा कि पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और अपना जो टारगेट है फर्स्ट ग्रेड बनना, स्कूल व्याख्याता बनना, उस पर लगे रहिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।